नमस्कार, राम राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माँ श्वेतांबरी। मैं सभी मेरे अजीज मित्रों का, सहपाठियों का, इस ऑनलाइन क्लास को देख रहे सभी बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ इस दरबार। और परमात्मा से यही प्रार्थना करता हूँ आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, मुस्कुराते रहें और जीवन में हमेशा तरक्की पाएं, सम्मान पाएं और गौरव की ओर बढ़ रहें। प्रिय छात्रों, आज का मेरा जो टॉपिक है वो सुप्रीम कोर्ट के बारे में है। सुप्रीम कोर्ट के दो भाग बनेंगे, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड। तो आज हम पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय के पार्ट फर्स्ट के बारे में। देखो, सर्वोच्च न्यायालय का गठन कब हुआ, सुप्रीम कोर्ट के गठन की प्रक्रिया क्या है, तो सबसे पहले हम धीरे धीरे इस बात का उल्लेख करें। सर्वोच्च न्यायालय 124 अनुच्छेद 124 से 147 तक उल्लेखित है, यानी कि इसके शक्तियां जो हैं वो अनुच्छेद 124 से अनुच्छेद 147 तक सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान का भाग नंबर 5 में इनका उल्लेख है। भारतीय लोकतंत्र का तीसरा स्तंभ है। भारतीय जो लोकतंत्र है, भारतीय लोकतंत्र का तीसरा स्तंभ है। भारतीय लोकतंत्र के कौन से स्तंभ के रूप में इसका उल्लेख किया गया है, तो भारतीय लोकतंत्र का तीसरा स्तंभ के रूप में या तीसरे ऐतिहासिक श्रेष्ठ स्तंभ के रूप में इसका उल्लेख किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय, पहली बात, एक बात यहाँ से आती है, भारत में न्यायिक व्यवस्था की शुरुआत 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट में की गई। ये रेगुलेटिंग उस समय ब्रिटिश अधिकारी थे और उनकी 3 सदस्यीय कमेटी थी। उस कमेटी के नेतृत्व में 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट का गठन किया गया था। इस रेगुलेटिंग एक्ट में पहला उच्च न्यायालय स्थापित किया गया था और पहला उच्च न्यायालय जो आपका स्थापित किया गया वो कहाँ पर था, कोलकाता क्षेत्र जो है, उस कोलकाता क्षेत्र में पहला उच्च न्यायालय जो है वो स्थापित इनके द्वारा किया गया था। इस उच्च न्यायालय में फोर्ट विलियम्स में अपेक्स न्यायालय के नाम से जाना गया था। फोर्ट विलियम्स में अपेक्स न्यायालय के रूप में स्थापित किया गया था। तो भारत में पहली बार आधुनिक न्याय व्यवस्था की शुरुआत की गई थी 1773 ईस्वी में। 1773 ईस्वी के उस एक्ट का नाम रेगुलेटिंग एक्ट है। रेगुलेटिंग एक्ट है जो कहाँ का प्रसिद्ध है, कोलकाता का प्रसिद्ध है। फोर्ट विलियम में श्रेष्ठ न्यायालय की स्थापना की गई थी और उस श्रेष्ठ न्यायालय का नाम था अपेक्स न्यायालय और इसके न्यायाधीश बने थे कौन, एंजिलो एमपी जो थे वो एंजिलो एमपी इसके मुख्य न्यायाधीश के रूप में इन्हें पद पर आसीन किया गया था। लेकिन ये जो न्यायालय था ये कंपनी के प्रतिनिधि न्यायालय के रूप में था। कंपनी के प्रतिनिधि न्यायालय के रूप में इनका गठन किया गया था या प्रतिनिधि न्याय व्यवस्था के रूप में इनका गठन हुआ था। दूसरी बात यहाँ आती है, इसके बाद में अगर सुप्रीम कोर्ट की बात की जाए तो 1935 के अधिनियम में, कौन से अधिनियम में, 1935 के अधिनियम में कहा गया भारत के लिए एक एकीकृत न्यायालय होगा। कहा गया भारत के लिए एक एकीकृत न्यायालय होगा। क्या होगा? एक एकीकृत न्यायालय होगा। और इस न्यायालय का गठन कब किया गया? 1935 के अधिनियम के अनुसार इसका गठन 1937 ईस्वी में किया गया और इसका मुख्यालय कहाँ रखा गया था? मुख्यालय इसका
दिल्ली रखा है। कहाँ रखा गया? दिल्ली रखा गया। तो 1937 में इसका गठन किया गया और इसका जो मुख्यालय है उस मुख्यालय को कहाँ स्थापित किया गया था? जो यानी दिल्ली रखा गया। मेयर गयावर नाम के जो व्यक्ति हैं वो इसके पहले क्या बने थे? न्यायाधीश बने थे। तो पहले इसके न्यायाधीश हैं मेरिस गयावर। 1 अक्टूबर 1937 मॉरिस गेवेयर जो व्यक्ति हैं गेवेयर ये बने थे। 1 अक्टूबर 1937 को यानी इसने इस पदभार को संभाला था। ये पहले इसके क्या बने? न्यायाधीश बने। ये फेडरल न्यायालय था और इसे फेडरल न्यायालय क्यों कहते हैं वो भी आप इसकी पूरी समीक्षा में इसका अध्ययन देखिए। इसे आप क्या कहा जाता है? फेडरल न्यायालय कहा जाता है, क्योंकि इस न्यायालय के विरुद्ध जो अपील की जाती है वो अपील कहाँ की जाती थी? यानी प्रिवी काउंसिल ब्रिटेन में की जाती थी। इसके विरुद्ध अपील की जाती थी वह प्रिवी काउंसिल ब्रिटेन में की जाती थी। कहाँ की जाती थी? प्रिवी काउंसिल। कहाँ पर होगा? प्रिवी काउंसिल। तो प्रिवी काउंसिल कहाँ पर रही? ब्रिटेन में। इसलिए इसे स्वतंत्र न्यायालय की संज्ञा नहीं दी जाती थी। स्वतंत्र न्यायालय की संज्ञा इसको नहीं देने का मुख्य कारण ये था कि इसके ऊपर काम इसे एक फेडरल न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय माना जाता था, क्योंकि अंतिम जो व्यवस्था थी वो प्रिवी काउंसिल थी ब्रिटेन की। इसलिए इसको कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो गठन जरूर हुआ 1937 में, लेकिन अपनी स्वतंत्र न्यायिक व्यवस्था के अंतर्गत ये कार्य नहीं कर पा रहा था। लेकिन 28 जनवरी 1950 को, कई बार आपके प्रश्न आता है कंपटीशन में कि 28 जनवरी 1950 कितनी तिथि है भाई? 28 जनवरी 1950। 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट का गठन हुआ था। उसका एक शब्द में एक नाम और लिया जाता है, उसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। उसका क्या हुआ था? राष्ट्रीयकरण जो हुआ था वो राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 28 जनवरी सन 1950। इसीलिए कहा जाता है कि उसके एकीकरण में एक बात कही जाती है, वो 28 जनवरी की आती है, एकीकृत न्याय सुप्रीम कोर्ट के गठन में, क्योंकि ये जो 1937 में 1 अक्टूबर को मॉरिस गेवर की अध्यक्षता में जो या पहले चीफ जस्टिस जो बने थे 1935 के अधिनियम के तहत, तो उनका गठन इसी तरीके से यानी कि यहाँ पर हुआ था। 28 जनवरी 1950 के अंतर्गत जो इसके यहाँ पर न्यायाधीश थे वो HG यानी हीरानंद SC जो कन्या थे। कौन थे? कन्या थे। यानी इस समय जो इसके प्रमुख न्यायाधीश जो उस समय पद पर थे तो वह SG कन्या थे। हीरालाल जे कन्या के नाम से प्रसिद्ध है, चतुर्थ न्यायाधीश है। तो यानी हीरा चंद कन्या के नाम से प्रसिद्ध है, हीरा चंद कन्या के नाम से प्रसिद्ध है। इसको HM भी लिखा हुआ है, हीरानंद कन्या भी लिखा हुआ है और हरिश्चंद्र कन्या भी लिखा हुआ है। ये पहले न्यायाधीश थे। पहले न्यायाधीश वैसे फेडरल न्यायालय के देखे जाए तो मेरिस गोयल थे। ये कौन से थे? चतुर्थ न्यायाधीश थे। चतुर्थ न्यायाधीश थे। आपको दो चीजें इस पर पूछी जाएंगी कि सर जब 28 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट का गठन हुआ और सुप्रीम कोर्ट का जब गठन हुआ तो उस समय 26 जनवरी 1950 को जब स्वतंत्र और गणतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, तो उनको शपथ किसने दिलवाई थी? उसको हीरानंद या हीराचंद कन्या जो है उन्होंने शपथ दिलाई थी 1950 में। आपको ये पूछा जाए कि फेडरल न्यायालय के अंतिम न्यायाधीश कौन थे? हीराचंद कन्या थे। आपको ये पूछा जाए उसके पहले न्यायाधीश कौन थे? तो यानी कि मॉरिस गेवर थे। उसमें यह पूछा जाए कि फेडरल न्यायालय के कुल कितने न्यायाधीश रहे? 4 न्यायाधीश रहे थे। आपसे यह पूछा जाए जिस समय
स्वतंत्र भारत का जब राष्ट्रीयकरण हुआ न्यायालय का 28 जनवरी को, तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ किसने ली थी? तो हीराचंद कन्हैया जो है उसने इसकी शपथ ली। इस पर एक बड़ा नोटेड बिंदु आता है, बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु आता है कि इस हीरानंद कन्हैया की पद पर रहते हुए क्या हुई थी? पद पर रहते हुए इसकी क्या हो गई थी? मौत हो गई थी, यानी इन्होंने पद पर ही अपने प्राण त्याग लिए थे। फिर सबियाची मुखर्जी है, वो दूसरे आज तक ऐसे न्यायाधीश हैं जिनकी पद पर मौत हुई है, तो उसका नाम क्या? सबियाची मुखर्जी। प्रिय मित्रों, आज ऐसे प्रश्नों की बहुत प्रश्न पूछे जाने लग चुके हैं, जैसे 3 न्यायाधीशों के नाम दे दिए जाएंगे, निम्न में से कौन से न्यायाधीश हैं जिनकी पद पर रहते हुए मौत हुई है? उसमें 2, 1 और 2 सही, 1 और 3 सही, 1 और 2 सही, ऐसा कुछ क्रम मिला के दे सकता है। तो सबियाची मुखर्जी जो है उनकी पद पर रहते हुए मौत हुई, हीराचंद कन्हैया की पद पर रहते हुए मौत हुई थी। पहले न्यायाधीश जो बने थे ये आपके बने थे। भारत के संविधान के आर्टिकल 124 में इस बात का क्या उल्लेख किया गया है, उस उल्लेख को आप बड़े ध्यान से देखेंगे। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 124 में एक बात कही गई है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य व 7 अन्य न्यायाधीश होंगे। ये बात यहाँ पर दी गई है। लेकिन एक बार आरएस के एग्जाम में एक प्रश्न पूछा हुआ है और उस प्रश्न में यह पूछ लिया गया कि जिस समय 1937 में फेडरल न्यायालय का गठन हुआ था 1935 के अधिनियम के मुताबिक, तो उस समय इसमें न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी? तो उसमें एक मुख्य व 6 अन्य न्यायाधीश थे। लेकिन जब भारतीय संविधान का निर्माण हुआ तो भारत संविधान के निर्माण के दौरान एक मुख्य और 7 अन्य थे। दूसरी बात आपको एक चीज पूछी जाएगी कि भारत के संविधान में मूल रूप से कितने न्यायाधीशों का नाम उल्लेखित है? तो आप लिखोगे एक मुख्य व 7 अन्य, यानी मुख्य रूप से कितने का? 7 का। लेकिन ये भी लिखा हुआ वहां पर कि भारत की संसद चाहे तो 368 के तहत यानी न्यायाधीशों की संख्या में परिस्थिति और आवश्यकता के अनुसार उसमें बढ़ोतरी कर सकती है। इसलिए 1966 के अंतर्गत एक मुख्य और 14 अन्य हो गए थे। उसके बाद 1986 के अंतर्गत बात की जाए तो 1986 में एक मुख्य और 25 अन्य न्यायाधीश हो गए थे। अगर 2009 की बात की जाए, कई जगह आपको ये 2008 ही दिया हुआ मिलता है, तो 2009 की बात के मुताबिक एक मुख्य व 30 अन्य न्यायाधीश आज भारतीय न्यायिक व्यवस्था के अंतर्गत क्या है? मौजूद है। तो भारत के संविधान के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय होगा, लेकिन 124 भाग फर्स्ट में इस बात का उल्लेख है कि न्यायाधीशों की संख्या एक मुख्य 7 अन्य मूल संविधान में है। फेडरल न्यायालय में एक मुख्य और 6 अन्य न्यायाधीश हैं। संविधान में एक मुख्य और 7 अन्य न्यायाधीशों के अलावा संसद अगर चाहे तो आवश्यकता और परिस्थिति के मुताबिक इनमें बढ़ोतरी कर सकती है। यही हुआ कि 1966 में इनकी संख्या एक मुख्य और 14 अन्य हो गई। 1986 में एक मुख्य 25 अन्य हो गई। 2008-9 में एक मुख्य और 30 अन्य न्यायाधीश हो गए। आज आपके कुल 31 न्यायाधीश हैं। 2 तरीके के प्रश्न इस पर पूछे जा सकते हैं कि वर्तमान समय में सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश है 31, 30, 29 और 32। तो एक मुख्य और 30 मिला के कितने हो गए? 31 हो गए। ऐसे प्रश्न भी आपसे क्या किए जा सकते हैं? पूछे जा सकते हैं। दूसरी बात देखिए, भारत के जो न्यायाधीश हैं उन न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? भारतीय संविधान का आर्टिकल 124 भाग 2 और 124 भाग 2 में यह कहा जाता है कि भारत का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद के परामर्श से सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। संविधान में इस बात का उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी
वास्तविक कार्यपालिका देश के अंतर्गत जो होती है वो वास्तविक कार्यपालिका कौन होती है? प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद होती है। तो जब वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद है, इसलिए यानी कि इसका परामर्श उनके लिए अति आवश्यक है। 124 के अंतर्गत उसकी नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। लेकिन आज तक एक क्रम देखा जाए तो भारतीय संविधान में एक व्यवस्थित क्रम था, और वो क्रम क्या था कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का जो व्यवस्था रूप में उसमें किया जाता था, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की जो नियुक्ति की जाती थी उसका एक नियम था। पहले वरिष्ठता के क्रम में इसका क्या होता था? वरिष्ठता के क्रम में चयन होता, यानी जो भी वरिष्ठ होता था उसे बना दिया जाता। लेकिन 1993 ईस्वी के अंतर्गत एक सिस्टम आया जिसको कहते हैं कॉलेजियम व्यवस्था, यानी 1993 में पीवी नरसिम्हा राव जिस समय देश के प्रधानमंत्री थे, और पीवी नरसिम्हा राव के समय 93 के अंतर्गत कॉलेजियम सिस्टम आया अनुच्छेद 50 के अंतर्गत। कितने का? अनुच्छेद 50 में। और वहां पर कौन से तत्व है? नीति निर्देशन तत्व के रूप में वहां पर कॉलेजियम सिस्टम को अपनाया गया था। 1993 ईस्वी के अंतर्गत अपनाया गया। कॉलेजियम व्यवस्था के अंतर्गत मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के 4 वरिष्ठतमों की एक समिति से परामर्श लेना होगा। कॉलेजियम सिस्टम में क्या कहा गया था कि अनुच्छेद 50 के तहत यह व्यवस्था लागू की गई कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के क्षेत्र में, तो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के क्षेत्र में 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों से परामर्श करना होगा। 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों से क्या होगा? परामर्श लेना होगा। क्यों हुआ भाई? ऐसा क्या कारण हुआ संविधान में जिसके कारण ये कॉलेजियम सिस्टम पीवी नरसिम्हा सरकार को लाना पड़ा और उन्हें कहना पड़ा कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के क्षेत्र में 4 वरिष्ठतम न्यायालय का जो है वो परामर्श करना होगा? तो उसे देखिए 1973 ईस्वी के अंतर्गत यानी 3 वरिष्ठ न्यायाधीश थे, सेलेट, ग्रोवर और हेगड़े। ये 3 वरिष्ठतम क्रम के थे। सेलेट प्रथम थे, हेगड़े दूसरे पर और ग्रोवर तीसरे क्रम में। और पहले यह व्यवस्था थी कि वरिष्ठता के क्रम के आधार पर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों की क्या की जाएगी? नियुक्ति की जाएगी। 1973 में इस परिपाटी का उल्लंघन करते हुए 1973 में अजीतनाथ रे को मुख्य न्यायाधीश बना दिया। और ये उस समय देश की प्रधानमंत्री कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी। देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री जो इंदिरा गांधी थी उसने ये काम करवाया था। और फखरुद्दीन बीवी गिरी जो थे वो उस समय देश के राष्ट्रपति थे। तो 1973 में अजीतनाथ रे को जब मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त कर दिया तो सेलेट, ग्रोवर और हेगड़े तीनों ने क्या दे दिया? त्यागपत्र दे दिया, इस्तीफा दे दिया। दूसरे नंबर पर इस घटना को दूसरी बार दोहराया गया, और वो दूसरी बार दोहराया गया 1977 ईस्वी के अंतर्गत एमएच बेग की नियुक्ति के संबंध में था। यानी एमएच बेग थे, वो वरिष्ठता क्रम में नहीं थे। वरिष्ठता क्रम की अगर बात की जाए तो वरिष्ठता क्रम में उस समय एच.आर. खन्ना थे। कौन थे? एच.आर. खन्ना थे। कौन थे भाई? खन्ना थे। तो वरिष्ठता क्रम पर तो कौन है? एच.आर. खन्ना है। लेकिन एमएच बेग को नियुक्त कर दिया एच.आर. खन्ना ने क्या दे दिया था? त्यागपत्र दे दिया। क्या दे दिया? त्यागपत्र दे दिया। तो 1973 ईस्वी में स्लेट, ग्रोवर, हेगड़े के क्रम का उल्लंघन करके 1973 में अजीतनाथ रे को बनाया गया मुख्य न्यायाधीश। इन तीनों ने इस्तीफे दे दिए। फिर दूसरी बार वो इंदिरा गांधी 1977 में फिर थी, एमएच बेग का उल्लंघन हुआ, 77 में जनता दल की थी सॉरी, तो एच.आर. खन्ना जो थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो इस प्रकार की परिस्थितियों से उभरने के लिए उस समय भारत सरकार ने एक निर्णय लिया
कि क्यों ना भारत का राष्ट्रपति जब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की जब नियुक्ति करता है तो उसे कॉलेजियम सिस्टम के आधार पर की जाए। तो कॉलेजियम व्यवस्था जो भारतीय संविधान के आर्टिकल 50 के तहत जब लाई गई थी, तो ये कॉलेजियम व्यवस्था लाई गई थी 1993 ईस्वी के अंदर। और इसमें यह कहा गया कि मुख्य जो न्यायाधीश है उसकी नियुक्ति में 4 वरिष्ठतम होंगे, और जब मुख्य की नियुक्ति हो जाएगी तो उसके परामर्श से जो अन्य जो न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति की जाएगी, और इसे कॉलेजियम व्यवस्था के नाम से जाना गया। लेकिन देश स्वतंत्र भारत में पैदा होने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री बने श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, और नरेंद्र मोदी जी ने इस व्यवस्था के अंतर्गत 99वां संवैधानिक संशोधन उनके द्वारा किया गया, यानी कि 99वां संविधान संशोधन 2014 लागू हुआ 3 अप्रैल 2015 को भारत के संविधान में इस व्यवस्था को लागू किया गया था। 99वां संवैधानिक संशोधन 2014 में हुआ, 13 अप्रैल 2015 को यह लागू हुआ था। कॉलेजियम सिस्टम के स्थान पर, यानी जो कॉलेजियम व्यवस्था थी उसको इसके अंतर्गत क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। यानी 99वें संवैधानिक संशोधन में 2014 में कॉलेजियम व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। क्या कर दिया गया भाई, समाप्त कर दिया गया, और उसके स्थान पर एक व्यवस्था लाई गई थी, और उस व्यवस्था में जे.एस. खेहर की अध्यक्षता, जे.एस. खेहर की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया था, या जे.एस. खेहर की अध्यक्षता में, जिसमें 6 सदस्य राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, 6 सदस्य राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया। यानी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए 6 सदस्यीय राष्ट्रीय नियुक्ति आयोग गठन किया गया, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश, 2 सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश, 2 कानून के ज्ञाता और एक विधि मंत्री। इसके अंतर्गत जो 6 सदस्य, एक सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश पहले नंबर, सुप्रीम कोर्ट के 2 अन्य न्यायाधीश तीसरी बात, विधि मंत्री चौथी बात, 2 विधि के पारंगत व्यक्ति, विधि के ज्ञाता, ये 6 सदस्य होंगे। तो यानी 6 सदस्य जे.एस. खेहर की अध्यक्षता में कमेटी हुआ, जिसको राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के नाम से रखा गया था। ये राष्ट्रीय नियुक्ति आयोग के जो 6 सदस्य होंगे उसमें सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होगा, 2 अन्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के होंगे, एक विधि मंत्री कानून मंत्री होगा, और 2 विधि के पारंगत व्यक्ति जो है वो उसके अंतर्गत क्या होंगे, शामिल होंगे। इस नियुक्ति के माध्यम से भारत के संविधान के आर्टिकल 124 भाग 2 के अंतर्गत ये व्यवस्था की गई कि भारत का जो सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है, उस मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति एनजी, जो आपका राष्ट्रीय नियुक्ति आयोग का जो गठन हुआ है, उस राष्ट्रीय नियुक्ति आयोग के गठन के रूप में किया जाएगा। दूसरी बात यहाँ पर यह आती है कि भारत का राष्ट्रपति जब इस नियुक्ति आयोग के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की जब नियुक्ति करता है, तो ये बहुत ही सर्वश्रेष्ठ बात के रूप में। फिर दूसरी न्यायाधीशों की योग्यताएं क्या थी, 124 भाग 3 जो है, उस 124 भाग 3 में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की क्या दी गई है, योग्यता। 124 अनुच्छेद आर्टिकल जो है, उस अनुच्छेद 124 भाग 3 के अंतर्गत न्यायाधीशों की योग्यताओं का उल्लेख, योग्यताओं का उल्लेख। अब मैं आपको एक सीधी सी बात यहां बताऊं, इसमें जो न्यायाधीशों की योग्यता है उसमें पहला क्या है, सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट में
सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट में 10 साल वकालत का अनुभव क्या होना चाहिए? अनुभव होना चाहिए। दूसरी शर्त क्या है? एक या एक से अधिक हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश रह चुका हो। मुख्य न्यायाधीश रह चुका हो। तीसरी चीज आती है वो न्याय का अच्छा ज्ञाता हो। राष्ट्रपति की नजर में न्याय का अच्छा ज्ञाता हो, ज्ञाता विधि का अच्छा ज्ञाता होना चाहिए। यानी सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम, अगर सुप्रीम कोर्ट में 10 साल से उसे वकालत का अच्छा अनुभव है, या हाई कोर्ट में 10 साल तक उसे वकालत का अच्छा अनुभव है, उसमें एक चीज और यानी कि यहाँ परिवर्तन के रूप में आई है कि 5 वर्ष तक वो किसी न्यायालय में न्यायाधीश रह चुका हो या 10 वर्ष तक अधिवक्ता न्यायालय के रूप में रह चुका हो। अगर यहाँ पर ये दूसरी शर्त है एक से अधिक न्यायालय में, तो हाईकोर्ट में कितने वर्ष रह चुका हो? 5 वर्ष न्यायाधीश रह चुका हो और 10 वर्ष तक क्या रह चुका हो? अधिवक्ता रह चुका हो। यानी 5 वर्ष तक क्या रह चुका हो? अधिवक्ता रह चुका हो। उसे क्या किया जा सकता है? भारत के अंतर्गत न्यायाधीश बनाया जा सकता। देखो, इस परंपरा के अलावा भी भारत के अंतर्गत इन न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है। सीधे हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत एसएन सीकरी नामक न्यायाधीश थे। वो पहले न्यायाधीश थे जो जिसको पहली बार सीधे रूप से यानी कि सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत जो है वो न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। तो वो कौन थे? एसएन सीकरी। एसएन सीकरी जो है, सीकरी को सीधे रूप से हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त किया गया था। हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के ऊपर नियुक्त किया गया था। वो व्यक्ति पहले कौन थे? एसएन सीकरी। लेकिन दूसरी बात यहाँ पर, अभी 2018 के अंतर्गत इंदिरा मल्होत्रा है। इंदिरा मल्होत्रा जो दूसरी यानी कि लेडी या पहली लेडी रही है या दूसरा न्यायाधीश रहा है जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश को सीधे रूप से सुप्रीम कोर्ट के जो अतिरिक्त न्यायाधीश जो है उनके रूप में इनको नियुक्ति की गई है। और उसका नाम क्या है? इंदिरा मल्होत्रा, जो काफ़ी सुर्खियों में यानी कि पिछले दिनों जो सुर्खियों में भी ये रही थी। तो इसके कारण इनकी व्यवस्था के कारण ये सुर्खियों में रही थी। पहले दूसरी इंदिरा मल्होत्रा और पहले एसएन सीकरी है। कई बार इसका जोड़ा बना के आपको इस प्रश्न के रूप में पूछा जा सकता है। लेकिन आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि उस क्वेश्चन के रूप में कई बार आप जवाब देते हो। जैसे आपको ये पूछा जाए कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को 5 वर्ष तक अनुभव होना चाहिए तो उच्च न्यायालय में 10 साल का उसका अनुभव किसका होना चाहिए? अधिवक्ता या वकालत का अनुभव से होना चाहिए। वो एक सुप्रीम कोर्ट या उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर रह चुका हो। लेकिन अमूमन भारत के न्यायाधीशों की नियुक्ति का रास्ता साफ है कि भाई जब अभी 47वें न्यायाधीश की नियुक्ति हुई थी अरविंद बावड़े के रूप में, तो इसे ये 47वें मुख्य न्यायाधीश बने थे। तो अरविंद बावड़े H.C. कनिया, हरिश्चंद्र कनिया से लेकर या इसके जगह H.N. नंद भी लिखा हुआ है, तो उसके रूप में अगर ये यहाँ तक जब नियुक्ति होती है तो उस नियुक्ति के रूप में अगर जब देखा जाता है तो वरिष्ठता के क्रम पर इनकी क्या होती है? नियुक्ति होती है। तो ये दोनों सिस्टम जो है वो भारत के सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति के एवज में यानी कि इनको देखा जाता है या इसको कहा जाता है। भारत के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का कार्यकाल 65 वर्ष, यानी जिस दिन उसकी नियुक्ति होती है उस नियुक्ति के दिन से उसका कार्यकाल क्या होता है? 65 वर्ष का होता है। अगर उसकी सुविधाओं की बात की जाए तो वो सभी सुविधाएं उनके लिए मौजूद होती हैं जो सुविधाएं देश के राष्ट्रपति के पास मौजूद होती हैं। सुविधाओं की बात कर रहा हूं मैं, कानूनी दृष्टि से दोनों अलग अलग हैं। उनके लिए सब चीज़ें फ्री होती हैं, टेलीफोन, गाड़ी, सब सुविधाएं जो होती हैं ये सब उनके लिए फ्री है। ये दूसरी बात। लेकिन 124 भाग 7 में उल्लेख किया गया है और इसमें स्पष्ट कहा गया है
कि सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के बाद में वकालत नहीं कर सकता, किसी तरीके की वकालत में वो भाग नहीं ले सकता। ये 124 भाग 7 में कहा गया। फिर एक अनुच्छेद है 124 भाग 4, और 124 भाग 4 में महाभियोग की व्यवस्था की गई कि ये कहा गया कि कोई न्यायाधीश जो कदाचार का पालन करता है, जो यानी दुराचारी है, पद का दुरुपयोग करता है, तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 124 में उस पर महाभियोग लगाया जा सकता है। आज तक सुप्रीम कोर्ट में इसका प्रयोग नहीं हुआ, हाई कोर्ट में इनके बाद 3 बार प्रयोग हो चुका है, जो आपको हम इसकी डिटेल है जो अगले वीडियो में बताएंगे। तो आप इसे नियमित रूप से पढ़ते रहें और नियमित रूप से आप इसको तैयार करें, आगे बढ़ते रहें। अब ये जो बचा हुआ जो आगे का पोर्शन महाभियोग का, ये अगले वीडियो में बताएंगे। जय हिंद, जय भारत।